नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपको अभी जो रीट के अंदर है, रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, उसके अंदर जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो अर्थव्यवस्था के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 40 नंबर के। तो वो टॉपिक है, मैं पूरा का पूरा नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे। मैं इसकी अलग से एक है वो प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर आपको सारे वीडियोज है वो मिल जाएंगे। तो आप फटाफट रिवीजन कर लेना। मात्र 15-20 मिनट के अंदर हम एक एक टॉपिक का रिवीजन हमेशा करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या कुछ आपको लग रहा है ये सही नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, हम आपको पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने गए। एक प्राथमिक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि 1 नंबर पे है, सर्वाधिक भाग कृषि का होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। कृषि के बाद में कृषि से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनका होता है। और 3 नंबर पे आता है वो खनन, और 4 नंबर पे आता है उत्खनन। दोस्तों, ये आपको क्रम ध्यान में रखना है, पहले कृषि, बाद में कृषि से संबंधित क्रियाएं, बाद में खनन, और बाद में उत्खनन। उसके बाद में आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं हम उद्योग क्षेत्र। दोस्तों, इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर आता है एक निर्माणकारी कार्य, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरा गैस आपूर्ति, नंबर 4 जल आपूर्ति, और नंबर 5 विद्युत आपूर्ति। दोस्तों, इस चीज का आपको क्रम बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। ये छोटी माइनर माइनर गलतियों से हम पीछे रह जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। इसके अंदर निर्माण क्षेत्र 1 नंबर पे, विनिर्माण 2 नंबर पे, गैस आपूर्ति 3 नंबर, जल आपूर्ति 4 नंबर, और विद्युत 5 नंबर पे। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। अब दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी हुई है, आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। पढ़ तो हमने बहुत बार रखा है, लेकिन अब हम आपको रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है, या मतलब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें दे देंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके, मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वस्तुएं हैं उनका हम कुछ उपयोग करते हैं, उनका वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्राकृतिक वस्तुओं का रूप परिवर्तित। दोस्तों, वहां तो ओनली फॉर उत्पादन करना था, और यहाँ पर क्या है, रूप परिवर्तन करना करके नई वस्तु का बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप इस चीज का ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर तो आता है उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है। जबकि प्राकृतिक वस्तु का रूप परिवर्तित करना मतलब उसका थोड़ा बहुत चेंज कर देना, हमारे उपयोग में लेने के लिए इसके वस्तु बना देना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में मदद करने वाला क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र, या उसको ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि प्राथमिक और द्वितीय में मदद करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तृतीय यानी सेवा क्षेत्र है। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब जो देश विकसित हो चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जर्मनी अमेरिका के लिए है, वो विकसित देश है, उनके लिए सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विकासशील देशों के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। विकासशील जैसे हमारा भारत है, वो भी विकासशील की प्रक्रिया के अंदर है, तो इनके लिए कृषि क्षेत्र का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो विकसित है, विकसित मतलब जैसे अमेरिका वगैरह, जापान, जर्मनी देश है, वो विकसित देश है, उनके लिए सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मतलब कथन के बारे में आ जाएगा, जैसे विकसित देशों के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, या विकासशील देशों के लिए सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करते हैं यहाँ दोनों ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि विकसित देशों में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं 1991 के बारे में।
1991 से पहले भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था। दोस्तों 1991 के अंदर की बात कर रहे हैं, तब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा कब था? वो 1973 से 74 में था। 1973-74 की प्रक्रिया है, शताब्दी है, उसके अंदर भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। अब बात करते हैं 1951। दोस्तों 1951 पंचवर्षीय योजना में योगदान कृषि क्षेत्र का 55% था। 1951 की बात हो रही है दोस्तों, आप वर्तमान का मत लगा लेना। ये 1951 में कृषि क्षेत्र 55%, द्वितीयक क्षेत्र 14% और सेवा क्षेत्र मतलब 31% था। कृषि क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र 1951 के अंदर 55% था, द्वितीयक 14% और सेवा क्षेत्र 51% था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान के अंदर बात करें जैसे 2025-26 के अंदर, तो कृषि का योगदान 17.66% है। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट के अंदर पूछ लिया गया था। मतलब कृषि क्षेत्र 17.66% योगदान है वर्तमान में, उद्योगों का 26% और सेवा क्षेत्र का 55.3%। सॉरी दोस्तों, ये पूछा गया था रीट के अंदर पिछली बार, 55.3% है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रोजगार सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? रोजगार कृषि क्षेत्र दे रहा है, लेकिन उनका वर्तमान में योगदान है वो 17.66 ही है। लेकिन अगर इसकी रोजगार की बात करें तो लगभग 46% इसका योगदान है, वो कृषि का योगदान है। और उद्योगों का योगदान है रोजगार के अंदर 35% लोग लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान है वो 26% ही है। और सेवा क्षेत्र 55.3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों रीट के अंदर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से ये बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ इसके अंदर मिस्टेक लग रही है, जैसे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए PDF में, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको इसकी PDF है वो सेंड कर देंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन में निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि विकसित देश। दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना है थोड़ा बहुत। जैसे पूंजीवादी मतलब अमीर अमीर लोग कैसे होते हैं? जब कोई अर्थव्यवस्था निजी होती है मतलब हमारी खुद की होती हैं, एक होती है निजी और एक होती है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सभी, जिसमें सरकार और निजी दोनों होते हैं। लेकिन निजी के अंदर जो ओनली फॉर जनता की होती हैं, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है ना, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब लेकिन क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वामित्व पाया जाता है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिकाएं वो कम होती हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि विकसित देश हैं, इसके अंदर निजी स्वामित्व ही पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है ये देखना। निजी संपत्ति का अधिकार पाया जाता है, मतलब पूंजी लोग होते हैं उसमें निजी संपत्ति होती है, उसकी खुद की आर्थिक स्वतंत्रता होती है, मतलब धन की इनकी अपना आपकी स्वतंत्रता होती है। मांग और पूर्ति का महत्व होता है। अगर निजी होगा तो जिसकी मांग बढ़ेगी तो उसी प्रकार का उत्पादन बढ़ेगा, और पूर्ति अगर फुल हो रही है तो उसी प्रकार से आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी हुई है। जैसे विकसित देशों में पाई जाती है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में नहीं पाई जाती है। भारत जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है इसमें, मतलब इसका मेन उद्देश्य ही होता है कि अधिकतम लाभ कमाया जाए, मतलब पैसा कमाया जाए। प्रतियोगिता की स्थिति होती है। सरकार के हस्तक्षेप का अभाव न्यून होता है, मतलब यहाँ पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर जनता का कंट्रोल होता है, वो निजी स्वामित्व होता है। उसके बाद वो बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे रीट के अंदर, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी भी ये टॉपिक लगता है वो रीट हो चाहे और एग्ज़ाम हो, तो आप ये पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स हैं, इसके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि पढ़ तो आपने बहुत रखे हैं, क्योंकि आपको
किसी को तो 12-12 महीने हो गए, किसी को 18-18 महीने हो गए, मतलब 1.5-1.5 साल हो चुके हैं आपको पढ़ाई करते हुए, लेकिन अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब भारत जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस के द्वारा 1945 में की गई। दोस्तों ये डेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस के द्वारा 1945 में की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या होती हैं, जैसे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का संबंध, मतलब मिश्रित नाम आ गया तभी आप समझ जाओगे, मतलब सार्वजनिक है प्लस निजी क्षेत्र, दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, दोनों का मतलब संबंध पाया जाता है, दोनों को मिश्रित चीज होती है, उसी को ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, मतलब सरकार यहाँ पर ओनली फॉर ऑर्डर देती है, मतलब सरकार आपको नियामक के रूप में ही भूमिका होती है, इसमें आर्थिक नियोजन पाया जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में होती है, जैसे भारत। दोस्तों ये देखो भारत, मतलब इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों में होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के अंदर ही पाई जाती हैं। आप जैसे भारत है वो विकासशील देश है, एक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही पाई जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसके आते हैं क्षेत्र, एक तो आता है संगठित क्षेत्र और एक आता है असंगठित क्षेत्र। उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा मिश्रित संगठित है और कौन सा असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र मतलब संगठित क्षेत्र में वे उद्यम तथा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब आप समझ लो कि एक सरकारी नौकरी है, वो एक संगठित क्षेत्र के अंदर आता है। मतलब वहां पर आपको टाइम पीरियड आपको निश्चित होता है कि इतने घंटे आपको काम करना है, निश्चित आपको सैलरी होती है, निश्चित आपको छुट्टियां होती हैं, उसको ही संगठित कहते हैं। ये चीज़ आप समझने की है, ज़्यादा यहाँ पर रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अंतिम समय में अगर ये रट के चले गए, समझ के चले गए, तो ये समझो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको ही याद करके आपको चले जाना है, क्योंकि पढ़ तो आपने और हमने बहुत लिया है, लेकिन अब हमको रिविजन ही करना है। संगठित क्षेत्र हो गया, संगठित मतलब संगठित क्षेत्र में वे उद्यम तथा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। दोस्तों समझ लेना, संगठित मतलब नियमित। आगे बात करते हैं असंगठित क्षेत्र, वे छोटे छोटे और बिखरी हुई वे छोटे छोटे और बिखरी हुई इकाइयां होते हैं तथा सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। भारत में 90% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अगर कथन और कारण में आ गया तो ऐसे भी दे सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में लोग अधिक कार्य करते हैं, मतलब 90% जो भारत के पॉपुलेशन है उनमें से 90% लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। असंगठित क्षेत्र मतलब वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं, मतलब सरकार का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अपन कृषि करते हैं, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है हमारे जैसे, चाहे हम गेहूं बीजे, बाजरा बीजे, मक्का बीजे, ये हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, सरकार के ऊपर इसमें कोई है, मतलब ये असंगठित क्षेत्र है। इसमें संगठित संगठित मतलब समूह होता है जो सरकार के द्वारा नियम और कानून के अनुसार चलते हैं, वो संगठित होते हैं। जो सरकार के नियम और कानून से बाहर चलते हैं वो असंगठित क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मात्र 10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा करवाने की कोशिश की है। अगर इसमें भी आपको अगर कुछ त्रुटि लग रही है कि क्या होना चाहिए, ऐसा आपको नीचे कोई कमेंट, बढ़िया सा कमेंट कर देना, ताकि कोई कमी होगी तो हम उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मात्र 2 ही पेज के अंदर हमने बना रखा है, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 90% संभावना यहीं से है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेगा और क्वेश्चन बनने की इसके अंदर चांस बहुत कम है। बाकी समझने की चीज़ें थी वो हमने समझ ली, आपको बता ही दिए, 2-4 फैक्ट थे वो आपको बता दिए। मतलब संगठित है, संगठित प्राथमिक में कौन सा आता है, प्राथमिक में प्रथम कौन सा आता है, द्वितीय कौन सा आता है, मतलब यही चीज़ थी वो आपने देख लिए। अगर इसी प्रकार के मैं आपको जो 11 या 12 टॉपिक हैं मैं आपको सारे के सारे नोट्स के माध्यम से करवाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या लग रही है या कोई त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।